बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी थी, राइट? एंड उसमें क्या आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, लाइक कूलम्ब्स लॉ को किस तरह से सिंपली अप्लाई करते हो। देन वेक्टर फॉर्म मैंने डिस्कस कराई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। एंड आफ्टर दैट मल्टीपल चार्जेस की वजह से भी हम लोगों ने फोर्स निकाला था, एंड उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फाइन, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, तो बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन 110% एग्जाम में आने वाला है। फाइन, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, और आपको जो मैं डेरिवेशंस कराने वाला हूं तो ये समझ जाइए कि ये डेरिवेशंस अब जो मैं कराऊंगा यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। फाइन, सो लेट मी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। What does it mean by electric field? So बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। बेसिकली चार्जेस मींस एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलता है उस ऑब्जेक्ट का, राइट, या फिर उस एलिमेंट्री पार्टिकल का। फाइन, ये मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर पता चलेगा किससे? चार्ज से पता चलेगा। क्लियर? इट मीन्स अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो, फील्ड से पता चल रहा है, फील्ड का मतलब कोई एरिया, क्षेत्र, उसके अराउंड का कोई रीजन। क्लियर? किसके अराउंड का? चार्ज के अराउंड का। चार्ज के अराउंड का रीजन ये है, मेरे पास एक चार्ज, let me suppose it is positive charge. You can take whatever you want, you can take negative charge also. So ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके चारों तरफ एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा जिसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा। तो इस रीजन को ही, इस फील्ड को ही, इस यू कैन सी एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इट इज, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। पॉइंट मस्ट बी क्लियर, आपको ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एक ऐसा रीजन किसी भी चार्ज के चारों तरफ का, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का एक ऐसा रीजन जिसमें वो अपने इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करे। क्लियर? दैट रीजन इज नॉन एज electric field. Now it is clear. So now we are going to define that electric field mathematically. ठीक है, मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये, ठीक है? सो लेट मी सपोज वी हैव अ चार्ज एंड दिस वन इज चार्ज q. मे बी आई कैन टेक दैट पॉजिटिव चार्ज एंड आई वांट टू कैलकुलेट द फील्ड एट सम लोकेशन। मे बी कि यहां पर मेरे पास एक लोकेशन है, यहां पर मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, इस चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। क्लियर? तो कितना होगा? तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, लाइक यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फील्ड का पता लगाना है। इट मींस अब टेस्ट करना है, चेक करना है कि उस पॉइंट पर फील्ड कितना है, तो कुछ तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट वहां रखना पड़ेगा ना जिससे कि उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को चेक किया जा सके। इट मींस यहां पर मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। फाइन, टेस्ट चार्ज, दैट टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। अच्छा, अब ये स्मॉल क्यों होना चाहिए, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये क्या है, मेरा सोर्स चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पर? इस पॉइंट पर। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन दिस टेस्ट चार्ज, provided that test charge must be very small.
ठीक है। दिस टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल, बिकॉज अगर ये स्मॉल नहीं होगा देन क्या होगा, इस फील्ड के अंदर इसका भी अपना एक फील्ड आ जाएगा, उसका भी कुछ इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ये आप क्या निकालना चाह रहे हो, इसका फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। फाइन, सो नाउ इट इज क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली, लाइक E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो फोर्स इस चार्ज पर अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मैंने यहां पर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट इंक्लूड ना हो, इस फील्ड के अंदर इसका इफेक्ट इंक्लूड ना हो। अगर मैं बहुत स्मॉल चार्ज ले लूंगा तो क्या होगा, उसका फील्ड बहुत छोटा हो जाएगा, और फील्ड अगर बहुत छोटा हो जाएगा देन व्हाट हैपेंस, ये जो फील्ड मिलेगा दैट विल बी द फील्ड ऑफ ओनली दैट चार्ज। क्लियर? ओके फाइन। सो नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैथमेटिकली आपने देखा। एंड अब चलो एक चीज और समझते हैं। अब ये फोर्स क्या है, एफ भी तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज दिस एफ? दैट इज द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू माई सोर्स चार्ज। क्लियर? फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू माई सोर्स चार्ज। चलो अब देखते हैं जरा। अच्छा, तो यहां पर आप देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो आपको पता है फोर्स अपॉन चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट होगी। क्लियर? न्यूटन पर कूलम इसकी SI यूनिट होगी, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी तो समझना है। तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये फोर्स है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मींस दैट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो E क्या है? E इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब डायरेक्शन किधर होगी फिर? तो डायरेक्शन होने के लिए मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, समझो जरा ध्यान से। वैसे तो जो फोर्स ये होगा, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? सो एक तो आप ये लिख सकते हो कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन अगर आपसे बोला जाए कि इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो along the force, along the force and which is F, जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में समझो इसको। दूसरे वर्ड्स में क्या बताएंगे, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज कैसा है मेरा, पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे इट विल बी अवे फ्रॉम दैट चार्ज। क्लियर? बहुत ध्यान से समझ लेना, ये डायरेक्शन बहुत काम आने वाली है। ठीक है? आगे के जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एवरीवेयर दैट कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड, बिकॉज दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फाइन। सो इफ दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, इफ माय सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, ये होगा मेरा अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर की तरफ जाएगा। एंड इफ दैट चार्ज इज नेगेटिव, इफ दैट चार्ज इज नेगेटिव, if my source charge is negative, then what will happen, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा it will be towards that charge. Clear? It will be towards that charge if that charge is negative. तो समझ आ गई बात, मैंने एरो से डिफाइन कर दिया, that is the direction of electric field in case of positive charge and this is the direction of electric field in case of नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपको समझ आ गई। ठीक है? इसमें आपको क्या समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
फिजिकली उसका मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बताया, एंड आफ्टर दैट मैथमेटिकली उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी विल यूज दैट कॉन्सेप्ट इन फर्दर टॉपिक्स। तो उसके लिए मैथमेटिकल एक फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एंड आफ्टर दैट उसकी यूनिट देखी, देन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, देन डायरेक्शन, ये सारी चीजें देखी, राइट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको अप्लाई करेंगे, राइट, एंड डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि भाई अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में ही पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ले लोगे, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, तो फिर कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, एंड देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो इट मींस कि अब पॉइंट चार्ज अगर मैं लेता हूं और मैं चेक करूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला क्या होगा किसी भी पॉइंट पर, तो कैसे निकलेगा देखते हैं जरा। सो नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हमें समझना है यहां पर, राइट। तो लेट मी assume a point charge here, that is the point charge, ठीक है, and let me assume this point charge is q plus q, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर, मे बी यहां पर, मे बी r डिस्टेंस पर, I can take that distance r, एक पॉइंट है मेरे पास, एंड आई कैन एज्यूम दैट पॉइंट एज P, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट, क्लियर। एट दैट पॉइंट यू हैव टू जस्ट एज्यूम अ टेस्ट चार्ज and then find out the force, and what you can do now use general formula of the electric field, clear. So let me assume the test charge at that point is q naught. अब मैंने क्या किया है, अभी इसको अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, दिस, क्लियर। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल q, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू स्मॉल q कितना होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 is Q naught, then Q2 is Q, and that distance square R square, clear। यही होगा फोर्स, फाइन, ओके। नाउ अब देखो, अब हमने फोर्स तो निकाल लिया, नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मैंने एज्यूम किया इस पॉइंट को, क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस Q नॉट, क्लियर। सो यू विल गेट E इज इक्वल्स टू फोर्स इज K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, एंड हियर इट इज Q नॉट, दिस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट विल यू गेट, यू गेट K Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द यू कैन से द फॉर्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब आपने क्या देखा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्म? तो बेटा वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड में एक वेक्टर लाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा जो क्या करे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इट मींस अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर r को इस तरह से डिफाइन कर लूं कि r मेरा इधर है, ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को इस तरह से डिफाइन कर लूं, देन क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड दिस इज R कैप। क्लियर? ये मैंने क्या लिख दिया, KQ अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। क्यों? क्योंकि R कैप की डायरेक्शन, R वेक्टर के डायरेक्शन में ही तो ये क्या है, ये जो R वेक्टर है मेरा, इसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? सो अगर इसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन यू कैन प्लेस दिस R कैप, राइट? Okay, now if suppose that charge is negative, then if Q is negative, then what change will be there? तो देखो मैग्नीट्यूड में तो चेंज कुछ आना नहीं है क्योंकि वैल्यू सेम है, सिर्फ आपने क्या किया, नेगेटिव साइन लिया है, चार्ज का साइन बदल दिया है, दैट्स इट। इट मींस क्या चेंज आएगा वेक्टर फॉर्म में, E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ R कैप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होता यहां पर, देन इस पॉइंट पर क्या होता, अगर ये माइनस Q चार्ज होता, देन आप देखोगे इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन इसी चार्ज की तरफ हो जाएगी। एंड इफ यू डिफाइन दैट R इन दिस डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस R के अपोजिट हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक माइनस साइन हियर। क्लियर? दैट इज द रीजन वी हैव टू टेक माइनस साइन। फाइन, तो ये आपको समझ आ गया। अब इस फॉर्मूले में दो टर्म है। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन Q। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन Q। इट मीन्स जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका रीजन उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर? उसका फील्ड, उसका डोमेन उतना ही बड़ा हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा। इट मीन्स बड़े रीजन में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, बड़े एरिया में उसका इंपैक्ट रहेगा। क्लियर? ओके, इफ चार्ज इज हायर, इफ चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका रीजन बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज it is inversely proportional to the square of the distance. What does it mean? It means अगर आप इस पॉइंट चार्ज से दूर चलते चले जाओगे, then what happens? इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। क्लियर? जो इफेक्ट शो हो रहा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो कर रहा होगा वो इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा इफ यू आर गोइंग अवे एंड अवे फ्रॉम दैट चार्ज, राइट? इट मींस जितना ज्यादा पास में पॉइंट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा, और पॉइंट अगर मेरा चार्ज से जितना दूर है उसका इम्पैक्ट उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर? सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट? ओके, सो नाउ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इट मींस इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो अगर E वर्सेस R का ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछे, देन हाउ विल यू मेक दैट ग्राफ? सो लेट मी डिस्कस दैट ग्राफ। सो इफ यू plot of E versus R, E versus R, E versus R को प्लॉट कर रहा है, मींस डिस्टेंस और फील्ड को प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट होगा? सो दैट इज सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस, हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस एंड दिस वन इज R.
this one is r. Maybe I can take this x-axis and this I can take as y-axis. So as you know, this e is inversely proportional to the square of the distance. It means जैसे जैसे मेरा r इंक्रीज होता चला जाएगा e की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती चली जाएगी. फाइन. तो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा. डोंट टच दैट लाइन, दैट ग्राफ ऑन दिस एक्स एक्सिस, बिकॉज अगर आपने टच कर दिया इट मीन्स फील्ड जीरो हो जाएगा. और फील्ड जीरो एक्चुअल में कहां होगा? एक्चुअल में अगर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंफिनिटी पर जीरो होगा. राइट. इफ यू सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्टेंस, देन फील्ड हमारा इंफिनिटी पर जीरो होगा. एंड दैट इज व्हाई डोंट टच दैट ग्राफ ऑन दिस लाइन. अगर आप ये ग्राफ लाइन पर टच कर दिया इट मीन्स आपने फील्ड जीरो करा दिया, एंड विच इज रॉन्ग. क्लियर. फील्ड इज जीरो एट इंफिनिटी. फाइन. सो फील्ड ये जीरो कहां होगा? इंफिनिटी पर होगा. सो दैट इज द ग्राफ. अच्छा, कभी कभी आपसे ग्राफ पूछेगा ई वर्सेस 1/r, ई वर्सेस 1/r का ग्राफ पूछेगा. तो ई वर्सेस 1/r का ग्राफ कैसे बनाओगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड समटाइम्स ये आपसे ई वर्सेस 1/r² का ग्राफ भी पूछ सकता है. क्लियर. सो व्हाट यू आर सीइंग हियर, ई वर्सेस 1/r, प्लॉट ऑफ ई वर्सेस 1/r. बेटा ध्यान से समझना इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है. ई वर्सेस 1/r कैसे प्लॉट करोगे? आप देखो ये 1/r को उसने पूरा एक वैल्यू एज्यूम कर लिया. इट मींस अगर मैं 1/r को x एज्यूम कर लूं, इट मींस e जो होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप 1/r की जगह x रख दोगे एंड व्हाट विल यू गेट? x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखोगे आप. Clear. And if it becomes directly proportional to the x², then what will be the plot? This plot will be like this. Clear. स्क्वायर प्लॉट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक प्लॉट हो जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लॉट देखा है तो क्वाड्रेटिक प्लॉट हो जाएगा. ठीक है. ये मैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बना रहा हूं. यू कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव वैल्यूज. अगर आप नेगेटिव एक्सिस पर बनाओगे देन ये कैसा हो जाएगा? लाइक ये इधर से आएगा, दिस. ठीक है. इफ यू ऑल्सो टेक द नेगेटिव वैल्यूज देन ये क्वाड्रेटिक ग्राफ इस तरह से आएगा. ठीक है. सो वी आर टेकिंग दैट 1/r ऑन दिस एक्सिस एंड e इज ऑन दिस एक्सिस. क्लियर. तो जैसे जैसे हमारा r ये 1/r इंक्रीज होगा वैसे वैसे फील्ड हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा. फाइन. ये आपने देखा r वर्सेस e का ग्राफ. ये आपने देखा 1/r वर्सेस e का ग्राफ. नाउ समटाइम्स ऐसा भी देखा गया एग्जाम में कि e वर्सेस 1/r² का ग्राफ बताओ. e वर्सेस 1/r² का ग्राफ बताओ. ठीक है. तो उसके लिए क्या करोगे? e वर्सेस 1/r, 1/r², नॉट 1/r. तो यहां क्या देखोगे कि भाई 1/r² का अगर आप ग्राफ ले रहे हो देन 1/r² को ही आपको x एज्यूम करना पड़ेगा. भाई पूरी वैल्यू ये 1/r² पूरा इस वैल्यू के साथ ग्राफ प्लॉट करना है. इट मीन्स अगर मैं इसको x लेट कर लेता हूं तो मुझे क्या यहां से समझ आ रहा है कि e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस x. और आप इसको देखोगे ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? दिस ग्राफ बिकम्स लीनियर एंड हेंस जब इसका प्लॉट करोगे आप तो किस तरह का प्लॉट आएगा? अब बिकॉज x जैसे जैसे बढ़ेगा e भी बढ़ेगा एंड x जैसे जैसे कम होगा e भी कम होगा. लीनियर प्लॉट आएगा. y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला प्लॉट आएगा एंड c इज 0. अगर आप इसको इस तरह लिखोगे तो e इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस सम 0. इट मींस दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. सो व्हाट इज हैपनिंग? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है बिकॉज
इसका इंटरसेप्ट 0 है। अब अगर इंटरसेप्ट इसका 0 है तो ये कहां से पास होगा, ये ओरिजिन से पास होगा। क्लियर, इस तरह का प्लॉट आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, 3 के तीनों, इनको अच्छे से कर लेना। दिस इज 1/r²। तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस अगर आप क्रिएट नहीं कर पाए देन कोई फायदा नहीं है, सारा आप जो है गलत कर दोगे। ये r वर्सेस e का ग्राफ है। अभी देखो मैंने r की पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, अगर मैं इस r को नेगेटिव वैल्यूज ले लेता हूं एक्सिस के अकॉर्डिंग, देन इधर बनेगा ये ग्राफ, इधर भी आएगा, देन क्या बोलोगे, कैसा ग्राफ प्लॉट करोगे फिर आप? जब ये r की नेगेटिव वैल्यूज मैं ले लूंगा तो क्या होगा, फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, r की नेगेटिव वैल्यूज ले लूंगा तो फील्ड हमारा कैसा होगा, दिस बिकम्स लाइक दिस। क्लियर, बिकॉज r जब 0 है, r जब 0 है तो क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, r जब 0 होगा हमारा तो यहां रखोगे आप, फील्ड हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। और जैसे जैसे आप r को इंक्रीज करते चले जाओगे तो क्या होगा, फील्ड हमारा कम होता चला जाएगा। लेकिन बेटा यहां पर ध्यान से समझना है, मैंने इस ग्राफ को सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों बनाया? ये ग्राफ यहां भी तो बन सकता था, ये ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता था। Why I am not taking that graph? Because अगर मैंने इस ग्राफ को यहां बना दिया, इसका मतलब मेरा फील्ड क्या हो जाएगा, मेरा फील्ड हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर, और नेगेटिव फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देयर इज r²। सो अगर r की नेगेटिव वैल्यूज भी लोगे आप तब भी आपको फील्ड क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एंड दैट इज वाई ये ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा, क्योंकि r तो आपका नेगेटिव है, r आपने इस डायरेक्शन में नेगेटिव लिया, बट दैट r इज नेगेटिव, दैट r इज पॉजिटिव। लेकिन फील्ड हमारा दोनों केसेस में पॉजिटिव है, जब r पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, जब r नेगेटिव ले रहे हो तब भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है r² है, यहाँ पर r की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द प्लॉट इफ यू आर कंसीडरिंग बोथ द वैल्यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है, ठीक है, एंड इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। तो फिर जब आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसीडर करोगे तो उसी तरह से एक्सटेंशन आ जाएगा। फाइन, तो ये आपको ग्राफिकल थ्योरी समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ लेट मी स्टार्ट सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो क्या है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट चार्ज का फील्ड तो आपने निकाल लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का फील्ड किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ हो, क्योंकि जनरल सिचुएशन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये आपकी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड नहीं होती है, राइट। प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अगर आपको एक सीट पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया जाए, लाइक दिस टाइप ऑफ चार्ज, कि भाई यहां सीट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मे बी देयर इज सम रॉड, उस रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का केस हमने डील कर लिया है, कूलॉम्स लॉ भी पढ़ लिया है, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स वो निकाल लिया हमने यूजिंग कूलॉम्स लॉ बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा। नाउ द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करो, और ये पूरा जो ग्राफिकल थ्योरी है इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ग्राफ से रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है ग्राफ से रिलेटेड। तो ये ग्राफ मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिए हैं, जो भी पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर तीन की तीनों पॉसिबिलिटी बता दी मैंने। अब ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।